हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने वेव वाइंडिंग कंप्लीट किया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर्मेचर करंट रेटिंग पैरेलल पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर मैंने आपको यह बताया कि जो पावर रेटिंग होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और हमने एक एग्जांपल में भी ये देखा कि वेव वाइंडिंग या लैप वाइंडिंग एक्सचेंज कर देने से पावर रेटिंग इज नॉट अफेक्टेड। इतना हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद मैंने आपको ये बताया था लैप वाइंडिंग में अगर किसी ब्रश को रिमूव करते हैं तो उससे पावर और ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर था और उसके अंदर मैंने ब्रश रिमूवल पे पावर और ईएमएफ की रेटिंग पूछी थी। तो पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 6 पोल हैं तो ब्रशेस भी कितने रखोगे भाई? 6। ठीक है ना। एक हेक्सागन की फॉर्म में मैं बना रहा हूं, इस टाइप से बनेगा। एक पैरेलल पाथ आ गया, दूसरा पैरेलल पाथ, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 पैरेलल पाथ हो गए। अब इसमें क्या होगा ना, ऑल्टरनेट ब्रशेस पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस प्लस वाले ना सारे ब्रश एक साथ जुड़ जाएंगे। ये जुड़ गए 3 ब्रश एक साथ। ऐसे ही माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। ये देखो मैंने माइनस वाले ब्लैक से जोड़ दिए। ठीक है भाई, ऐसा होगा। अब देखो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें ओरिजिनली, ऊपर वाले पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज आया, आइए बाहर की तरफ भी मान सकते हो, वैसे बाहर मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जनरेटर है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट डिलीवर करेगा क्योंकि जनरेटर का काम डिलीवरिंग पावर होता है ना। अब ये 3 पार्ट में बट गया, IA/3, IA/3। ये रेड वाली 3 वायर में मैंने बांट दिया। इस ब्रश पे IA/3 आया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, IA/6, IA/6। इस वाले ब्रश पे IA/3 आया तो अगेन ये 2 पार्ट्स में आया होगा, IA/6, IA/6। इस पे IA/3 निकला तो इधर से भी 2 जगह से आया होगा। तो देखो बट गया ना 6 पाथ में करंट। और यही होना भी चाहिए क्योंकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। पोल हमने 6 लिए हैं तो पैरेलल पाथ भी बन रहे हैं 6 और ब्रशेस भी कितने हैं? 6। अब इसके आगे की बात करनी है। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, अगर एक ब्रश रिमूव कर दें, ठीक है, अगर एक ब्रश रिमूव करते हैं तब क्या होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो देखो एक ब्रश हटाते हैं, ये वाला ब्रश मैंने यहां से रिमूव कर दिया, एक ब्रश रिमूव कर दिया तो इससे जुड़ी हुई दोनों वाइंडिंग हो गई ओपन। अगर दोनों वाइंडिंग ओपन हो गई तो ये वाला करंट गया, ये वाला करंट गया, ये 2 चले गए। अब इधर देखो कितना करंट हो जाएगा, इसमें एक ही करंट आ रहा है ना, IA/6 हो जाएगा। IA/6 हो गया। और इधर कितना रहेगा, इधर तो IA/3 ही रहेगा और इधर भी कितना हो जाएगा, IA/6। अब देखो 2 रेड वायर्स में है IA/6 और एक में है IA/3, तो ये हो गया 2/3 IA। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट रेटिंग बन चुकी है अब हमारी
2/3 IA। लेकिन मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज रेटिंग पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरेलल पाथ कम कर लो या ज्यादा, हर पैरेलल पाथ की वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी। तो ये तो रहा E। पावर रेटिंग दोनों के प्रोडक्ट से आती है, दैट इज E इंटू 2/3 IA। तो 2/3 EIA 2/3 P। फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। एक ब्रश हमने रिमूव किया तो पावर रेटिंग हो गई 2/3 और करंट रेटिंग भी हो गई 2/3। अगला पार्ट था अगर दो ब्रशेस हटा दें, दो सक्सेसिव ब्रश हटा दो भाई, ये वाली वाइंडिंग का भी करंट चला गया। अब देखो इधर से कितना करंट आएगा, IA/6, एक ही ब्रश एक ही वाइंडिंग का आएगा ना, और इधर से भी IA/6, तो दोनों का सम कितना हो गया 1/3। तो अब क्या बोलोगे, I rated is 1/3 IA। V रेटेड तो अभी भी कितना होगा E, और पावर रेटेड दोनों रेटिंग का प्रोडक्ट E इंटू 1/3 IA, दैट इज P/3। सेकेंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट था हमारा, अगर हम दो की जगह तीन ब्रशेस को रिमूव कर दें, तीन सक्सेसिव ब्रश हटा दो। अब तीन ब्रश हटे तो ये करंट भी चला गया, इसका मतलब इस वाले ब्रश से आया IA/6, ऊपर वाले ब्रश से भी गया IA/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीन ब्रशेस हम हटा दे रहे हैं, और अगर नेगेटिव वाले ब्रश में देखो तो इधर से भी आया IA/3, और जब दो ब्रशेस हटाए थे, एक सेकंड, अगर एक बार दो ब्रशेस वाला केस रिविजिट करें, दो ब्रशेस में यहां पे था ना अपना, दो ब्रशेस हट गए थे। अच्छा, उस केस में ये वाला जो करंट था ना, ये IA/3 था, यहां से IA/6 और IA/6 ऐड होके IA/3 जा रहा था। IA/3 और IA/6 मिलके बन गया था, ये बनता 1/2 IA, ठीक है। तो यहां पे ना 1/3 IA की जगह कर लेना 1/2 IA, तो ये बनेगा P/2, ठीक है। क्योंकि देखो इस वाले ब्रश पे ना IA/6 नहीं होगा, IA/6 और IA/6 इस पे बनेगा IA/3। अब जब तीन ब्रशेस हटा दिए तो मैंने बोला ये वाला करंट भी गायब कर दो। अब ये करंट भी गायब हो गया तो IA/6 आया और इसमें भी आया IA/6, तो यहां करंट कितना हो गया 1/3 IA। तो I rated is IA/3, V rated is equal to E, तो P rated कितना हो गया E इंटू IA/3, यानी P/3। और लास्ट पार्ट पूछा था मैंने, अगर चार ब्रशेस हटा दें, देखो चार ब्रश हट गए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ब्रश रह गया, तो इस वाली वाइंडिंग का भी करंट खत्म हो गया ना, तो यहां बचा IA/6, ऊपर भी बचा IA/6, इधर से कोई करंट नहीं आया, तो इधर ये करंट कितना बन गया IA/6। तो अब रेटेड करंट कितना हो गया भाई, I rated IA/6, V rated, ये तो E रहेगा चाहे पैरेलल पाथ कितने भी हों, P rated E इंटू IA/6, यानी कि P/6। तो ये हमारे आंसर्स होंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। और इसमें ना देखो ऐसे भी सोच सकते हो कि वन ब्रश रिमूव्स टू पैरेलल पाथ, एक ब्रश हटाने से दो पैरेलल पाथ हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। टू सक्सेसिव ब्रश, ये तीन पैरेलल पाथ को खत्म करेंगे, तीन सक्सेसिव ब्रश चार को, और चार सक्सेसिव ब्रश पांच को।
यानी अगर n सक्सेसिव ब्रशेस रिमूव करते हो तो n+1 पैरेलल पाथ एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखो 6 पैरेलल पाथ थे तो मान लो करंट रेटिंग थी 6i, एक ब्रश से 2 हट गए, कितनी रह गई 4i, 4i और 6i का रेशो 2/3, ठीक है, पहले के मुकाबले 2/3 हो गई। 3 पाथ गए तो कितनी बची 3i, पहले थी 6i, 3i और 6i का रेशो हाफ। 4 पैरेलल पाथ गए, कितनी बची 2i, पहले थी 6i, 2i और 6i का रेशो 1/3। 5 गए, एक बचा यानी i, पहले थी 6i, तो कितना आ गया 1/6। इस तरह से कि जितने पैरेलल पाथ हटते जाएंगे उस हिसाब से करंट रेटिंग तुम्हारी कम होती जाएगी। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, रिमूवल ऑफ n सक्सेसिव ब्रशेस, removal of n successive brushes from lap winding, n successive brushes from lap winding eliminates n+1 parallel paths, eliminates n+1 parallel path। तो ये चीज हमें यहां से सीखने मिलती है, ठीक है। अगर अपोजिट ब्रश वगैरह रिमूव करेगा तो केस ही अलग हो जाएगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, सक्सेसिव ब्रशेस का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है, ठीक है। अब बात है आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ये तो बातें हुई पिछले लेक्चर में जो हमने कवर किया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लोज्ड वाइंडिंग टर्म्स, कुछ ऐसी टर्म जो क्लोज्ड वाइंडिंग से रिलेटेड है। मैंने देखो लैप और वेव वाइंडिंग में प्रूव किया था ना क्लोज्ड वाइंडिंग क्या होती है, कि हमने ये देखा था जिस कम्यूटेटर सेगमेंट से वाइंडिंग शुरू हुई फाइनली उसी पे आके खत्म होती है, तो उसको क्या बोल दिया था क्लोज्ड वाइंडिंग। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स डिफाइन करनी होती हैं। टर्म्स कैसे डिफाइन की जाती हैं देखो, एक होती है बैक पिच, अभी तक बस एक ही पिच देखी थी ना कम्यूटेटर पिच, और पोल पिच देख चुके थे। दूसरी होती है फ्रंट पिच, और तीसरी होती है हमारी वाइंडिंग पिच। ये जो टॉपिक है ना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, बट अदर एग्जाम्स में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 3 पिच मुझे तुम्हें समझानी है, फ्रंट पिच, बैक पिच और वाइंडिंग पिच, और इसका कैसे यूज होता है इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। बात क्लियर है, क्या क्या टर्म्स हम आज सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले एक काम करता हूं ना, एक लैप वाइंडिंग बना लेता हूं। लैप वाइंडिंग के लिए मैं कुछ कंडीशन ले लेता हूं, अगर अच्छे से समझना है तो कुछ कंडीशन लेते हैं। अब मान लो पहले की तरह मैं 8 स्लॉट ले लेता हूं, 4 पोल ले लेता हूं, और लैप कनेक्टेड वाइंडिंग की बात कर लेता हूं। तो लैप कनेक्टेड वाइंडिंग में 8 स्लॉट थे और डबल लेयर वाइंडिंग थी, तो 16 कॉइल साइड बनाते हैं। अब जो 16 कॉइल साइड हम बनाते थे कैसे बनाते थे देखो, दोबारा से पूरी वाइंडिंग ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, अच्छे से समझना कि ये फ्रंट पिच, बैक पिच, वाइंडिंग पिच क्या चीजें होती हैं। देखो मैं क्या करता था कि जो कॉइल की पीछे वाली साइड है उसको डॉटेड बनाता था, टॉप वाली साइड को सॉलिड। तो हमें 16 बनाने पड़ेंगे ना, 8 सॉलिड और 8 डॉटेड, यानी 8 टॉप साइड्स हैं और 8 हैं बॉटम साइड्स। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। लेकिन अब देखो क्या होता है कि इनकी जो नंबरिंग हमने पहले की थी कैसे की थी,
1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश 4 4 डैश 5 5 डैश 6 6 डैश 7 7 डैश 8 8 डैश, ऐसे नंबरिंग की थी। नीचे हमने कम्यूटेटर सेगमेंट बनाए थे। तो जितनी कॉइल्स होती हैं उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट बनते हैं। तो कॉइल कितनी है स्लॉट के बराबर, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट बनाओगे 8। तो हम लोग कैसे बना रहे थे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इधर भी 8 आ जाएगा ऐसे ही। अब सबसे पहले क्या निकाला था, कॉइल स्पैन। इसको हमने S बाय P कर लिया था, 2 आया था। कम्यूटेटर पिच लेके चले थे +1, यानी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग ही बना रहा हूं दोबारा, जो पहले बनाई थी। अब कैसे कॉइल जोड़ने के लिए बोला था, 1 का दूसरा कंडक्टर 1 + 2 यानी 3 डैश। ठीक है, फिर क्या किया था, 1 को कम्यूटेटर नंबर 1 में भेजा था और 3 डैश वाले को कम्यूटेटर नंबर 2 में भेजा था। टू में हमारा 2 वाला भी गया था और 2 का दूसरा कंडक्टर 2 + 2, कॉइल स्पैन ऐड करेंगे 2 + 2 4 डैश। 2 वाला कम्यूटेटर नंबर 2 में गया है, तो 4 डैश वाला किस में जाएगा, 4 डैश वाला जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 में। कम्यूटेटर पिच ऐड की थी 3 में, तो 3 वाला भी जाएगा। 3 का दूसरा कंडक्टर 3 + 2 5 डैश। 3 वाला 3 में गया है, तो 5 डैश वाला किस में जाएगा, 5 डैश वाला जाएगा 3 + 1 4 में, बट 4 में तो 4 वाला भी जाएगा। 4 का दूसरा कंडक्टर 6 डैश। 4 वाला अगर 4 में गया है तो 6 डैश वाला 5 में जाएगा, लेकिन 5 में तो 5 भी जाएगा। ठीक है, 5 में तो 5 भी जाएगा। 5 का दूसरा कंडक्टर वो होता है अपना 7 डैश। 5 वाला अगर 5 में गया है तो 7 डैश किस में जाएगा, 7 डैश 6 में जाएगा, बट 6 में तो 6 भी जा रहा है। 6 का दूसरा कंडक्टर 8 डैश। 6 वाला 6 में गया है तो 8 डैश किस में जाएगा, 7 में, बट 7 में तो 7 भी जाएगा हमारा। 7 का दूसरा कंडक्टर 9 डैश। 9 तो है ही नहीं, है तो 8, तो 9 डैश माने 1 डैश, तो ये कहां से आ रहा है, फ्रॉम 7। अगर 7 वाला 7 में गया है तो 1 डैश किस में जाएगा, 1 डैश जाएगा 8 में, ये चला गया 8 में। फिर 8 का दूसरा कंडक्टर 10 डैश। अब है तो 8 ही, तो 10 डैश माने 2 डैश। अब 8 वाला तो 8 में कनेक्ट होगा, तो 2 डैश किस में जाएगा, 2 डैश जाएगा 9 में, 9 यानी कि 1 में। ऐसे कॉइल बन गई। लेकिन अब देखो क्या होता है, ये फ्रंट पिच और बैक पिच डिफाइन करने के लिए जो कंडक्टर की नेमिंग 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश दी है, इसकी जगह लाइन से नंबर कर दिया जाता है। लाइन से कैसे नंबर कर देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी डॉटेड वाले सारे इवन नंबर पे बॉटम कॉइल साइड को इवन नंबर दिया गया और सॉलिड या टॉप कॉइल साइड को ऑड नंबर दिया गया। इस हिसाब से नंबरिंग कर दी। अब सबसे पहली चीज होती है बैक पिच। ये देखो यहां पे जो भी कनेक्शन होते हैं, कम्यूटेटर जो है ये फ्रंट है मशीन का, कम्यूटेटर मशीन में फ्रंट पे होता है, और ये जो पीछे कनेक्शन बन रहे हैं ये है बैक। अब बैक पिच कैसे निकालते हैं, देखो 1 वाला जो कंडक्टर है बैक में किससे जुड़ा है, 6 से, तो बैक पिच क्या हुआ,
इसकी दोनों कॉइल साइड्स का डिफरेंस, 1 की दूसरी कॉइल साइड है 6, तो बैक पिच क्या हुआ यहां पे, अगर मैं वाई भी लिख दूं, ये हुआ 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। दैट इज बैक पिच ऑफ लैप वाइंडिंग। कैसे मालूम चला, कोई भी कॉइल उठा लो, जैसे इसका पहला कंडक्टर 1 है, रेड वाली नंबरिंग देखना 1 है, और इसका दूसरा कंडक्टर है 6, तो 6 माइनस 1, यानी जो ऊपर कनेक्शन बने ना, ये बने कैसे हैं उसको बैक पिच कहते हैं। वैसे ही देखो, जैसे इधर से उठा लो, मान लो 2 वाला जाके किससे जुड़ा है, 2 वाला जाके जुड़ा है अपना 8 से, सॉरी 3 वाला जाके किससे जुड़ा है 8 से, तो 3 वाला अगर 8 से जुड़ा है तो डिफरेंस कितना हुआ 5। ऐसे देखो 5 वाला, देखो 5 वाला पीछे से जुड़ रहा है 10 से, तो 10 माइनस 5 5। ऐसी 7 देखो, 7 वाला पीछे से जुड़ा है 12 से, 12 माइनस 7 5। तो बैक पिच क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड मेजर्ड एट द बैक ऑफ आर्मेचर। एक ही कॉइल की दोनों साइड्स का डिफरेंस, लेकिन कहां देखना है, पीछे वाले कनेक्शन में। ऐसी फ्रंट पिच क्या है, अब समझ ही गए होगे, फ्रंट पिच का मतलब पीछे के कनेक्शन से जो पिच आई वो है बैक पिच, आगे के कनेक्शन से जो आए दैट इज योर फ्रंट पिच। आगे देखो 1 वाला 4 से जुड़ रहा है, फ्रंट पिच 3, 2 वाला किससे जुड़ रहा है, देखो जरा, या 3 वाला देख लो, 3 वाला 6 से जुड़ रहा है 3, 5 वाला 8 से जुड़ रहा है 3, 7 वाला 10 से जुड़ रहा है 3, तो फ्रंट पिच कितनी हो गई 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो बैक पिच का क्या मतलब है, एक ही कॉइल की दो साइड्स का डिफरेंस, बट पीछे अगर देखें। ऐसे ही फ्रंट पिच का क्या मतलब है, जो आगे जुड़े हुए कॉइल साइड्स हैं जो एक ही कम्यूटेटर में जा रहे हैं, जैसे 1 और 4, इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं फ्रंट पिच। तीसरी होती है वाइंडिंग पिच। वाइंडिंग पिच का मतलब होता है दो लगातार कम्यूटेटर सेगमेंट में आने वाले कंडक्टर्स का डिफरेंस। जैसे देखो 1 वाले में 1 गया और 2 वाले में 3 गया, तो 1 और 3 का डिफरेंस कितना बना 2, इसको बोलते हैं वाइंडिंग पिच। यानी कि एक सक्सेसिव कम्यूटेटर सेगमेंट में आने वाले दो कॉइल साइड के डिफरेंस को क्या बोलोगे, वाइंडिंग पिच। दोबारा सुनो, दो सक्सेसिव कम्यूटेटर सेगमेंट में आने वाले दो कॉइल साइड, 1 और 2 में देख लो, ऐसे 2 और 3 में देखो, 2 में कौन गया है 3, 3 में कौन गया है 5, दोनों का डिफरेंस 2। बट या तो दोनों डॉटेड लाइन लेना या दोनों सॉलिड। ऐसा मत करना कि इधर से जैसे देखो ऐसे बोल दो कि 2 में तो 3 गया है और फिर 3 में गया है 8, ऐसा मत बोलना। 3 में कौन सा देखोगे, 3 में देखोगे 5, दोनों सॉलिड लाइन, या तो दोनों टॉप साइड या तो दोनों बॉटम साइड, या तो दोनों डॉटेड लो या तो दोनों सॉलिड। अगर डॉटेड लेते तो देखो 2 में कौन सी डॉटेड गई है 6, 3 में कौन सी डॉटेड गई है 8, दोनों डॉटेड का डिफरेंस 2, ठीक है। तो 8 माइनस 6 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो YB माइनस YF। तो पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर वेव वाइंडिंग का एग्जांपल ले लेंगे। तो पहली डेफिनेशन लिखना, बैक पिच, पहली हेडिंग डाल के लिख लो, बैक पिच इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन top and bottom sides of the same coil measured at the back of armature, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी नोट डाउन कर लोगे ना तो ये आगे के लिए अच्छा रहेगा। अगला लिखो फ्रंट पिच, इसमें लिखना इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स कनेक्टेड टू सेम कम्यूटेटर सेगमेंट। तीसरा वाइंडिंग पिच, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन two top sides or two bottom sides
connected to successive commutator segment, connected to successive commutator segment। ठीक है, या तो दोनों टॉप साइड्स का डिफरेंस ले लो दो लगातार के कम्यूटेटर सेगमेंट में, या दोनों बॉटम साइड का डिफरेंस ले लो, वो बताता है वाइंडिंग पिच। और लैप वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच होती है YB माइनस YF। अभी लैप की बात चल रही है। और इसकी जो बैक पिच होती है, बैक पिच जो होती है, इसका फॉर्मूला यहां पे हो जाता है 2C/P प्लस माइनस K। C माने कॉइल, लेकिन डबल लेयर वाइंडिंग के लिए, फॉर द केस ऑफ डबल लेयर वाइंडिंग, कॉइल तो स्लॉट के बराबर होती हैं 2S/P प्लस माइनस K। अब इसमें लिख लेना K क्या होता है, K के बारे में लिखो। K इज एन इंटीजर, K इज एन इंटीजर और अ फ्रैक्शन, K इज एन इंटीजर और अ फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, which makes YB odd, which makes YB odd। ठीक है, ऐसी ना एक और पिच भी डिफाइन कर सकते हो, एक और पिच हो जाती है हमारी, जैसे एक तो हम पढ़ ही चुके हैं कम्यूटेटर पिच, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि कॉइल की अगर एक साइड x में जुड़ती है तो दूसरी x प्लस YC में जुड़ती है। ऐसी एक हो सकती है एवरेज पिच, एवरेज पिच को YA लिख लेते हैं, ये होती है YF प्लस YB/2। ठीक है, दोनों का जो एवरेज आता है, जैसे यहां पे अगर मैं एवरेज पिच की बात करता तो क्या निकालते भाई, 5 प्लस 3/2 यानी कि 4 आता ना, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स द कॉइल स्पैन। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना, एवरेज पिच should always be close to twice the coil span, should always be close to twice the coil span, ऐसा होना जरूरी है। ठीक बात है मेरी, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे इसी वाले केस में अगर बैक पिच डायरेक्टली निकालनी होती, मैंने बैक पिच का फॉर्मूला बताया ना कैसे निकालते हैं, कॉइल तो स्लॉट के बराबर थी, 2 इंटू स्लॉट कितने थे, 8/4 प्लस माइनस K, कितना बन गया ये 4 प्लस माइनस K। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर कैसे मिल सकता है, या तो 3 मिल सकता है या तो 5 मिल सकता है। ठीक है, K को अगर 1 ले लोगे तो 3 और 5 2 हो सकती है ना यहां बैक पिच। अब ये जो वाइंडिंग पिच ली जाती है ना, वाइंडिंग पिच का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना, वाइंडिंग पिच होती है 2 टाइम्स YC। वाइंडिंग पिच हमेशा 2 टाइम्स कम्यूटेटर पिच होती है। तो मुझे ये पता है कि वाइंडिंग पिच कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि कम्यूटेटर पिच 1 लेके चला हूं। तो फ्रंट पिच क्या हो सकती है, अगर इस फॉर्मूले से जाओगे YB माइनस YF, तो YB माइनस YW, यानी कि 1 और 3। अब मेरे पास दो आंसर हो सकते हैं, 3 और 1 या 5 और 3, इसमें से कौन सा चूज करोगे, ऐसा जिसका एवरेज कितना आ जाए, ट्वाइस द कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन 2 है ना, तो 5 और 3 का एवरेज 4 आएगा, जो कि इससे दुगना है। 3 और 1 का एवरेज 2 आएगा, वो कॉइल स्पैन के बराबर है, डबल नहीं है। बात मेरी समझो, सबसे पहले बैक पिच निकालोगे, उसकी दो वैल्यूज आती हैं। वाइंडिंग पिच हमेशा ट्वाइस द कम्यूटेटर पिच होता है, वहां से निकाली फ्रंट पिच। अब कैसे डिसाइड करोगे, जिनका एवरेज डबल द कॉइल स्पैन आ जाए वही तुम्हारा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 5 और 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अभी ना ये समराइज करा दूंगा, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पहले ना एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अब की बार ले लेता हूं वेव वाइंडिंग का। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए अगला एग्जांपल ले रहा हूं भाई, वेव वाइंडिंग का।
याद करो वेव वाइंडिंग में क्या किया था, स्लॉट ले लिए थे 9, कॉइल स्पैन ऑलमोस्ट आ गया था 2, कम्यूटेटर पिच कैसे ली थी 2/p s प्लस माइनस 1, 2/4 9 प्लस 1 ले लिया था प्रोग्रेसिव के लिए, 5 आ गई थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। YC 5 आ गया था। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये नीचे के सारे कनेक्शन रिमूव कर देता हूं, और ऊपर के भी रिमूव कर देता हूं। अब लेकिन एक और कंडक्टर हमें बनाना पड़ेगा, चाहे तो देखो यहां बना लेते हैं, जो कि होगा 9 और 9 डैश। 9 और 9 डैश को कैसे लिख सकते हो, अगर इससे लिखोगे 17 और 18, 8 के बाद आता ना, लेकिन है तो सर्कल में, सर्कल में है तो 1 से पहले भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो दोबारे से कॉइल बनाऊंगा, पूरा कनेक्शन बनाऊंगा, और फिर ये चीज प्रूव करूंगा, ये जो बैक पिच फ्रंट पिच है दोबारा कैलकुलेट करूंगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो 1 2, स्लॉट कम्यूटेटर सेगमेंट कितने लोगे, स्लॉट के बराबर, यानी 9 लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो कॉइल स्पैन 2 है, तो 1 वाला किससे जुड़ेगा ऊपर, 3 डैश से। 1 वाला अगर कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 में जाता है, तो 3 डैश वाला किस में जाएगा, 1 प्लस कम्यूटेटर पिच, यानी कि 1 प्लस 5, तो ये जाएगा 6 में। 6 में आ गया। अब 6 में तो 6 भी जाएगा, 6 में तो 6 भी जाएगा, और 6 का दूसरा सेगमेंट 6 प्लस 2 8 डैश। ये बन गया 8 डैश। 6 वाला 6 में गया तो 8 डैश किस में जाएगा, 11 में। 11 तो लेकिन है नहीं, है कितने 9, तो 11 का मतलब है 2, तो ये किस तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। ठीक है, तो 2 वाले में कौन आ गया, यहां से आ गया अपने पास 8 डैश। अब 2 में तो 2 भी गया होगा, 2 में तो 2 भी गया है, 2 में 2 भेजो, 2 में तो 2 भी गया है, 2 का दूसरा हिस्सा किस में जाएगा, 2 प्लस 2 4 डैश। 2 अगर 2 में गया है तो 4 डैश किस में जाएगा, 2 प्लस 5 7 में। 7 में तो 7 भी जाएगा, 7 का दूसरा हिस्सा 7 प्लस 2 9 डैश, तो ये 7 से आ रहा है। ठीक है, 9 डैश किस में जाएगा, अगर 7 7 में गया है तो 7 प्लस 5 12 में, कम्यूटेटर पिच ऐड कर लो ना, ये 7 में गया है तो वो जाएगा 12 में, लेकिन है तो 9, 12 माने 3, तो ये आ गया 3 में। 3 में तो 3 भी गया होगा, सॉरी ये वाले नंबर मत देखो, रेड वाले, 3 में तो 3 भी जाएगा, 3 का दूसरा हिस्सा 5 डैश। अगर 3 में 3 गया है तो 5 डैश किस में जाएगा, 8 में। 8 में तो लेकिन अगेन 8 भी जाएगा, 8 का दूसरा हिस्सा 10 डैश, 10 डैश माने 2 डैश, सॉरी 1 डैश, 9 है ना, तो 10 डैश माने 1 डैश। पहले 8 थे तो 2 डैश बनता, अब 9 है तो 1 डैश फ्रॉम 8। अब अगर 8 वाला 8 में गया है तो 1 डैश किस में जाएगा, 8 वाला 8 में गया है तो 1 डैश किस में जाएगा, 8 प्लस 5 13, लेकिन है अपने पास 9, अगर 9 है तो 13 माने 4, 4 में तो फिर 4 भी जाएगा भाई,
4 का दूसरा हिस्सा 6 डैश, 4 में 4 गया तो 6 डैश किस में जाएगा? 9 में, 9 में तो लेकिन 9 भी जाएगा। 9 का दूसरा हिस्सा 11 डैश, लेकिन है तो 9 ना, तो ये जुड़ेगा 2 डैश से। अगर 9 वाला 9 में गया है तो 2 डैश, 9 + 5 14, लेकिन है 9 तो गया 5 में, 5 में तो अगेन 5 भी गया। 5 का दूसरा हिस्सा 7 डैश, 5 वाला 5 में गया तो 7 डैश, 5 + 5 10, यानी कि 1, क्योंकि 9 है ना। अब 1 में फिर 1 गया तो ये सारी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है। 7 वाला नहीं निकाला ना अभी हमने, 7 का दूसरा हिस्सा 9 डैश, अच्छा ये उठाया नहीं है ऐसे, ऐसे 8, ठीक है। ये पूरी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक पिच पे। अब लाल वाले नंबर्स देखना। अब बैक पिच में देखो 1 वाला कंडक्टर किससे जाके जुड़ा है? 6 से। 1 वाला अगर 6 से जुड़ा है तो बैक पिच कितनी हो गई? 6 - 1 5, तो बैक पिच आ गई हमारी 5, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई। बैक पिच हमने कैसे मालूम लगाया कि 1 वाला कंडक्टर पीछे जाके जुड़ा है 6 वाले से, तो बैक पिच अभी भी कितनी आ रही है? 5। अब फ्रंट पिच की बात कर लो। फ्रंट पिच में आगे का कनेक्शन देखना होता है। 1 वाला देखो आगे किससे जुड़ रहा है? ये रहा 1, या ऐसा देखो 3 वाला देख लो, चलो 3 वाला आगे किससे जुड़ रहा है? 8 डैश से। 8 डैश का मतलब क्या है? 16। या और किसी को अगर देखें, थोड़ा और आगे चल के देख लेते हैं। जैसे देखो 4 वाला 9 से जुड़ा, 4 वाला 9 से जुड़ा ना, ये देखो ये जाके ऐसे 9 से जुड़ा। 4 अगर 9 से जुड़ा तो 9 - 4 5। फ्रंट पिच भी कितनी आ गई? 5। वाइंडिंग पिच, दो लगातार के कम्यूटेटर सेगमेंट देखो। जैसे 1 में गया है 1, ये रहा 1 में 1। 2 में कौन गया है? 2 में गया है हमारा, दो लगातार के कम्यूटेटर सेगमेंट में अगर देखा जाए तो 2 टॉप साइड एंड बॉटम साइड ऑफ द सक्सेसिव कॉइल। एक सेकेंड रुको। वाइंडिंग पिच की अगर बात करें तो 1 में तो 1 ही जा रहा है, ये हमें दिख रहा है। एक सेकेंड, 1 वाला जो है ये 1 में गया है, अब 2 में गया है ऐसे तो 3, लेकिन 1 वाली कॉइल जहां से चली वो 6 में खत्म हुई और फिर अगली कॉइल में आया 11। तो यहां वाइंडिंग पिच बनेगी 11 - 1 10। अब बात है ये 10 कैसे आई? मैंने तो दो लगातार के कम्यूटेटर सेगमेंट बोले थे। तो दो लगातार के कम्यूटेटर सेगमेंट का मतलब ये होता है जहां एक कॉइल खत्म हो वहां से दूसरी कौन सी शुरू हुई। देखो जरा ध्यान से, 1 वाली कॉइल का दूसरा कंडक्टर था 6, 6 किस में खत्म हुआ? 6 में। वहां शुरू कौन सा कंडक्टर हुआ? 11। तो एक कॉइल थी 1, दूसरी कॉइल थी 11। तो वाइंडिंग पिच के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लो। टू डिटरमाइन द वाइंडिंग पिच, टू डिटरमाइन द वाइंडिंग पिच, we consider two successive coils, we consider two successive coils such that where one coil terminates, the other should start. Where one coil terminates, the other should start. ठीक है। जैसे 1 और 6 वाली जो कॉइल है ये 6 में खत्म हुई है, ठीक है। 1 और 6 वाली जो कॉइल है वो 6 में खत्म हुई है और यहां से शुरू कौन सी हुई है? 11। तो 11 और 1 का जब मैं डिफरेंस लूंगा तब मैं इसे क्या बोल दूंगा? तब मैं इसे बोल दूंगा वाइंडिंग पिच, ठीक है। वाइंडिंग पिच का क्लियर है कि 1 और 11 का डिफरेंस लेना है। कैसे? दो सक्सेसिव कॉइल के टॉप या बॉटम का डिफरेंस लेते हैं। टॉप या बॉटम का डिफरेंस माने जहां एक कॉइल खत्म हो वहां से दूसरी कॉइल शुरू हो, ऐसी दो कॉइल के टॉप या बॉटम का डिफरेंस। तो अगर यहां से ध्यान से देखोगे 1 और 6, फिर यहां से 11 और ये 16, तो चाहे तो 6 और 16 का डिफरेंस ले लो, चाहे 1 और 11 का ले लो, लेकिन टॉप और बॉटम साइड ऑफ दी सक्सेसिव कॉइल। सक्सेसिव कॉइल का मतलब
जहां से एक खत्म वहां से दूसरी शुरू, लैप वाइंडिंग में अलग मीनिंग निकल के आता है और वेव के अंदर अलग। अब देखो यहां पे एक चीज अगर ऑब्जर्व करें तो वेव वाइंडिंग में वाइंडिंग पिच है YB प्लस YF, ठीक है, YB प्लस YF आ रही है, उधर आ रही थी YB माइनस YF। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना, फ्रंट पिच एंड बैक पिच, फ्रंट पिच एंड बैक पिच are always odd, are always odd, and winding pitch is always even, and winding pitch is always even। और देखो यहां पे वाइंडिंग पिच के बारे में एक और इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि अगेन ये कम्यूटेटर पिच से दुगना आती है, 5 का दुगना ही तो होगा 10। अब देखो क्या क्या फॉर्मूले मिल गए, लैप और वेव, ठीक है। एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो है वाइंडिंग पिच, ये 2YC आती है, और यहां आती है YB माइनस YF, और यहां आती है YB प्लस YF। फिर YB का यहां पे हमने एक फॉर्मूला देखा 2C/P प्लस माइनस K, ठीक है। इतना फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 2C/P प्लस माइनस K, ये किसके लिए आता है, लैप वाइंडिंग के लिए। ऐसी कम्यूटेटर पिच लिख लो, यहां पे क्या लेते हो प्लस माइनस 1, यहां पे क्या लेते हो 2/P C प्लस माइनस 1। वो तो डबल लेयर वाइंडिंग के लिए कॉइल और स्लॉट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि YB और YF क्या आएंगे, हमेशा ऑड आएंगे, ठीक है। अब देखो बात है कि इतना तो हमने पढ़ लिया, चलो फॉर्मूला भी समझ आ जाता है। अब लेकिन क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि यहां पे इन टर्म्स का यूजेज क्या है, हम ये टर्म्स पढ़ क्यों रहे हैं, बैक पिच, फ्रंट पिच, वाइंडिंग पिच। उसका देखो सबसे बड़ा रीजन ये बनता है कि अगर हमें वाइंडिंग डिजाइन करनी है, तो जैसे मैंने तुम्हें वाइंडिंग डिजाइन करने का तरीका बताया ना, मैंने कैसे तरीका बता रखा है कि कॉइल स्पैन निकाल लो S/P करके, कम्यूटेटर पिच निकाल लो और उसके बाद बना दो। सेम तरह से डिजाइनिंग हो सकती है फ्रंट पिच, बैक पिच और वाइंडिंग पिच से। देखें तो पहला एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसको क्वेश्चन बना के लिखो कि कैसे हम फ्रंट पिच का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखना, अ प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अ प्रोग्रेसिव simplex lap winding is to be designed for a 4-pole 14 slot, for a 4-pole 14 slot, 2 coil sides per slot, 2 coil side per slot of a DC armature, obtain winding diagram, obtain winding diagram। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, पोल बताए हैं 4, और क्या बताया है 14 स्लॉट है और 2 कॉइल साइड पर स्लॉट, 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट। अगर एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड आती है, माने ये डबल लेयर वाइंडिंग की बात कर रहा है भाई। तो डबल लेयर वाइंडिंग में कितनी कॉइल्स होती हैं, ये होती हैं स्लॉट्स के बराबर 14 कॉइल्स आएंगी। अब बात है यहां पहले हम निकाल लेते हैं फ्रंट पिच, बैक पिच और वाइंडिंग पिच। अब ये कैसे निकालें, देखो पहले बैक पिच पे आता हूं, 2C/P प्लस माइनस K, 2 इंटू 14/4 प्लस माइनस K। अब देखो ये तो बाय डिफॉल्ट ऑड ही आ रहा है, तो K को 0 ले लो और ये हो गया 7, ये आ गया ना 7। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑड है, तो K क्या मान लोगे 0। अब वाइंडिंग पिच, तो कम्यूटेटर पिच मान लो 1 ले रहे हो, तो वाइंडिंग पिच इससे दुगनी होगी, तो ये हो गई
2। तो इसके हिसाब से फ्रंट पिच कितनी हो गई? 5। ये हो गई। अब इसके बाद क्या किया जाएगा? ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है कि पहले कंडक्टर बना लेंगे, सॉरी कॉइल साइड बना लेंगे। अब की बार कितनी बनानी पड़ेंगी भाई? 2 कॉइल साइड है ना हर स्लॉट में, और स्लॉट कितने हैं? 14। तो कितनी कॉइल साइड हुई? हिसाब लगाओ भाई, कितनी हुई? हमारे पास हुई 28 कॉइल साइड। नहीं तो ऐसे सोच लो 14 कॉइल हैं और हर कॉइल की 2 साइड होती हैं, तो भी 28 बनेंगी। कितनी बन गई? 4 बन गई। 5 6 7 8 ये 9 ये 10। थोड़ा सा इधर भी बना लेते हैं। 11 12 13 14। ठीक है, ये बन गई। अब इन कॉइल साइड्स को ना सक्सेसिव नंबर देना। अब 1 1 डैश मत देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 28 कॉइल साइड हो गई। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे होगा? देखो 1 को लो, पीछे जो कनेक्शन होगा वो बैक पिच के हिसाब से होगा। बैक पिच है 7, तो 1 वाला जाके जुड़ेगा 8 में। ये जुड़ गया भाई 8 में। ठीक है, फ्रंट पिच है 5, तो 1 वाला आगे किससे जुड़ेगा? 5 यानी कि 6 से। अब 8 आ गया, 8 वाला आगे किससे जुड़ेगा? 8 प्लस 5, सॉरी 8 माइनस 5 करके लोगे 3 से। ठीक है, 8 वाला 3 से जुड़ेगा। 3 किससे जुड़ेगा? 3 प्लस 7 10 से। ये 10 से जुड़ गया। 10 वाला आगे किससे जुड़ेगा? 10 माइनस 5 5 से। 5 वाला पीछे किससे जुड़ेगा? 5 प्लस 7 12 से। ठीक है, 12 वाला पीछे आगे किससे जुड़ेगा? 12 माइनस 5 7 से। 7 किससे जुड़ेगा? 7 प्लस 7 14 से। 14 वाला आगे किससे जुड़ेगा? 14 माइनस 5 9 से। 9 पीछे किससे जुड़ेगा? 9 प्लस 7 16 से। 16 वाला आगे किससे जुड़ेगा? 11 से। 11 वाला 11 प्लस 7 18 से। 18 वाला 13 से। 13 प्लस 7 20 से। 20 माइनस 5 15। 15 प्लस 7 22। 22 माइनस 5 17। 17 प्लस 7 24। 24 माइनस 5 19। 19 प्लस 7 26। 26 माइनस 5 21। 21 प्लस 7 28। 28 माइनस 5 23। 23 प्लस 7 30, लेकिन है तो 20, सॉरी है तो 28, तो ये यहां से आ जाएगा। ये किससे आ रहा है? फ्रॉम 23। 2 वाला किससे जुड़ेगा? 2 माइनस 5। 2 माइनस 5 यानी -3। -3 का मतलब 25। ठीक है, 25 वाला किससे जुड़ेगा? 25 प्लस 7 32, लेकिन है तो 28। 32 माने 4। 4 वाला पीछे किससे जुड़ेगा? 4 वाला जुड़ेगा तुम्हारा, किससे जुड़ना चाहिए? 4 माइनस 5 यानी -1 यानी 27।
अब 4 वाला 20 किससे जुड़ा, 27 से, 27 किससे जुड़ेगा, 34 है, 28 यानी कि 6 से, ठीक है। और 6 वाला किससे जुड़ेगा, 6 माइनस 1 5 से। तो ऐसे आगे कनेक्शन हो गए। तो इसका मतलब है पीछे वाले कनेक्शन कैसे बनते हैं, बैक पिच से, और आगे वाले कनेक्शन किससे बनते हैं, फ्रंट पिच से। अब इसके आगे के जो कनेक्शन है तुम्हारे, वो किससे कर दोगे, कम्यूटेटर से। उसके लिए कम्यूटेटर पिच हमने मान रखी है कि 1 है, ठीक है। कम्यूटेटर पिच हमने मान रखी है ना 1 है। तो देखो, तो देखो 1 वाले को तो 1 में भेज दो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर बना लो 14, ठीक है। तो ऐसे कम्यूटेटर से कनेक्शन हो जाएंगे। और फिर ब्रश प्लेसमेंट का लॉजिक सेम रखते हैं जो पहले रखा था, कि स्लॉट्स को ब्रशेस में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे 14 स्लॉट हैं, सॉरी पोल्स में 14 स्लॉट हैं, और कितने पोल हैं, 4, बराबर तो नहीं बट सकते, क्योंकि भाई 14 पोल में, सॉरी 14 स्लॉट में 4 पोल, यानी कि एक पोल पे कितने स्लॉट आए, 3.5। अब 3.5 का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए 14 स्लॉट को कैसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 पोल में 4-4 स्लॉट मान लो, और 2 पोल में 3-3 स्लॉट्स मान लिए जाएं, और फिर करंट की डायरेक्शन बना के क्या लगा दिए जाते हैं, ब्रशेस। करंट की डायरेक्शन तो बना लोगे, चलो एक काम करते बना ही लेते हैं। देखो मैं तुम्हें यहां पे पोल्स दिखाता हूं। पहले पोल के अंदर मैं 4 स्लॉट मान रहा हूं, यानी कि 8 कंडक्टर, ये मान लिया। अगले में मैं मान रहा हूं 3 माने 14 तक आ जाएंगे। फिर अगले में फिर मान लो 3, 20 तक चले जाओगे। और उससे अगले में मान लो फिर से 4, ये आ गए। अब आर्मेचर का रोटेशन मान लिया जाता था भाई, आर्मेचर रोटेशन। तो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मानते थे, अंदर की तरफ, साउथ की बाहर की तरफ, नॉर्थ की अंदर की तरफ, साउथ की बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसा मैंने बोला था ना, नॉर्थ पोल अपनी तरफ मानो तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आएगी, तो मेरे लिए अंदर आ रही है, इसीलिए क्रॉस। और फिर हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी राइट में है, तो v क्रॉस b अपवर्ड्स। तो हमने एरो बना लिए थे, अप अप अप, और साउथ के लिए डाउन, फिर अप अप अप, फिर साउथ के लिए डाउन। ये बन गए थे एरोज। अब एरोज को यहां कम्यूटेटर सेगमेंट पे ले आए थे, देखो इसके दोनों अप में है, इसका अप है, इसका भी अप है, ठीक है। इधर क्या है, इधर अप है डाउन है, इधर क्या है, अप है डाउन है, फिर इधर क्या है, डाउन डाउन, फिर इधर डाउन डाउन के बाद इसमें क्या है, डाउन अप, ठीक है, फिर डाउन अप अप अप, फिर अप डाउन, ठीक है। मैं बस ये लाइंस जोड़ रहा हूं एरोज से। फिर ये अप डाउन, फिर ये डाउन डाउन, फिर ये भी डाउन, ये भी डाउन, ये भी डाउन, ठीक है, इस तरह से। अब जहां एरोज देखो ऐसे हैं, अप अप हैं, यानी यहां पे करंट सप्लाई करना पड़ा होगा, अप अप है, यहां भी सप्लाई, तो एक ब्रश ना 1 और 2 के बीच में लगा दिया। फिर देखो अप डाउन है, कोई करंट नहीं आया, अप डाउन है, कोई करंट नहीं आया, डाउन डाउन है, यहां पे करंट आया, यहां नहीं आया, तो एक ब्रश 5 पे लग गया। फिर देखो ऐसे चला गया करंट, इधर दोनों में आ रहा है, तो एक ब्रश यहां लगा 8 पे,
फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, फिर इन दोनों का करंट फिर से कन्वर्ज हुआ और इन दोनों का भी करंट कन्वर्ज हुआ, तो एक ब्रश 11-12 के बीच में आ गया। तो कितने ब्रश लगे अपने? 4 ब्रश। लगने भी कितने चाहिए थे? 4, क्योंकि लैप वाइंडिंग है ना। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये क्लियर है? फ्रंट पिच बैक पिच से वाइंडिंग डिजाइन कैसे होती है? कंडक्टर्स को लगातार में नंबर दिया जाता है और पीछे जोड़ा जाता है बैक पिच के हिसाब से और आगे जोड़ा जाता है फ्रंट पिच के हिसाब से। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन लिखो, डिजाइन एंड ड्रॉ अ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, डिजाइन एंड ड्रॉ अ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग with following data, अब डेटा लिखो, 4 poles 11 slots, 4 poles 11 slots, 2 coil side per slot, 2 coil side per slot and progressive winding। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि किस टाइप से बनेगा। जैसे सबसे पहले हमें 11 स्लॉट दिए हैं, तो इसकी पिच फिगर आउट करो कि फ्रंट पिच क्या होगी, बैक पिच क्या होगी, वाइंडिंग पिच क्या होगी, कम्यूटेटर पिच क्या होगी। मैंने पहले ही बता दिया प्रोग्रेसिव वाइंडिंग लेनी है, तो यानी प्लस साइन का यूज करना है कम्यूटेटर पिच में, माइनस का नहीं। ठीक है, तो सभी लोग भाई वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, इसमें स्लॉट्स हमें दिए गए हैं 11। अब जो लोग ट्राई कर चुके हैं, जो लोग सीधा सोल्यूशन देखने में इंटरेस्टेड है, तो मैं सोल्यूशन के बारे में बात करता हूं। अब देखो, ये जब 2 कॉइल साइड पर स्लॉट की बात कर रहा है, तो यानी बात हो रही है डबल लेयर वाइंडिंग की। तो डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल और स्लॉट बराबर होते हैं, दैट इज 11। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं कम्यूटेटर पिच निकालता हूं। मैंने तुम्हें ये तो बता ही दिया प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, तो +1 लेके चलोगे, 2/4, कॉइल है 11, 11 + 1, यानी ये कितना हो जाएगा? 6 हो गया ना। अब हमें क्या पता है कि वाइंडिंग पिच जो होती है वो हमेशा ट्वाइस द कम्यूटेटर पिच होती है, तो ये हो गई 12, और वाइंडिंग पिच होती है YB + YF, यही होती है। अब YB और YF दोनों ऑड नंबर होते हैं, तो 2 ऑड नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका सम आए 12। तो हम क्या लेते हैं? YB को लेते हैं 7 और YF को 5। उसका रीजन देखो यहां से आता है कि इन दोनों का जो एवरेज है ना, वो डबल द कॉइल स्पैन होना चाहिए। कॉइल स्पैन अगर इस सिचुएशन में निकालते तो कितना होता? कॉइल स्पैन होता 11/4 S/P, अप्रोक्सीमेटली 3, और 7 और 5 का एवरेज कितना है? 6। तो हम ये चाहते हैं फ्रंट पिच और बैक पिच ऐसे हों जिनका एवरेज कितना है? डबल द कॉइल स्पैन। तो ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिख भी लेना, फ्रंट पिच एंड बैक पिच, front pitch and back pitch should be chosen, front pitch and back pitch should be chosen such that their average is double the coil span, such that their average is double the coil span। तो अब देखो, इस डेटा के बेसिस पे मैं बनाने वाला हूं वाइंडिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कॉइल साइड बनाई जाती हैं। कितनी कॉइल साइड बनाओगे भाई? 11 स्लॉट हैं और हर स्लॉट में 2 कॉइल साइड है हमारे पास। 11 स्लॉट में अगर 2-2 कॉइल साइड आने वाली हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कितनी कॉइल साइड बनानी पड़ेंगी? सोचो, 22 आएगा ना। हर स्लॉट में 2 कॉइल साइड, तो 22 बना लेते हैं। अब देखो बनाना शुरू करता हूं, टॉप बॉटम। फिर से देखो, टॉप को ना सॉलिड लाइन से दिखा रहा हूं, बॉटम को डॉटेड लाइन से।
कितनी बन गई? 5 स्लॉट हो गए ना, 10 लाइन बन गई। अपने को 11 स्लॉट या 22 लाइंस बनानी है। 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हमें क्या पता है, पीछे जोड़ते हैं बैक पिच से, आगे जोड़ते हैं फ्रंट पिच से। तो पहले कंडक्टर्स को नंबरिंग कर देते हैं, कॉइल साइड्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हो गया। अब वन वाला पीछे किससे जुड़ेगा? बैक पिच ऐड कर लो, 1 + 7 8 से। तो 8 में जाकर के इसको जोड़ दो। 8 वाला आगे किससे जुड़ेगा? अब देखो लैप वाइंडिंग में मैंने क्या कहा था, इसमें से फ्रंट पिच सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो 8 को पीछे लाके जोड़ा किससे था फिर? 3 से। लेकिन वेव वाइंडिंग में ना ऐड करना, 8 में 5 ऐड करो तो 8 वाला जाके किससे जुड़ेगा आगे? 13 से। अब 13 वाला पीछे किससे जुड़ेगा? 13 + 7 20 से। 20 वाला आगे किससे जुड़ेगा? 20 + 5 25। 25 तो है नहीं, है तो 22। तो ये किसकी तरफ चल देगा? 3 की तरफ। तो 3 में जो आएगा वो 20 से आएगा। 3 आगे किससे जुड़ेगा? 3 + 7 10 से। सॉरी पीछे 10 आगे किससे जुड़ेगा? 10 + 5 15 से। 15 पीछे किससे जुड़ेगा? 15 + 7 22 से। 22 आगे किससे जुड़ेगा? 22 + 5 27। लेकिन है तो 22 ही, तो 27 मतलब 5। तो 5 में जो लाइन आएगी वो किससे आ रही है? 22 से। अब 5 किससे जुड़ेगा पीछे? 5 + 7 12 से। 12 आगे किससे जुड़ेगा? 12 + 5 17 से। 17 पीछे किससे जुड़ेगा? 17 + 7 24। है तो 22 ही, तो 24 माने 2। तो ये किससे आ रहा है हमारा? 17 से। 2 आगे किससे जुड़ेगा? 2 + 5 7 से। 7 पीछे 7 + 7 14। 14 आगे 19 से। 19 पीछे 26 से, लेकिन है 22 ही। 26 माने 4। 4 आगे किससे जुड़ेगा? 9 से। 9 पीछे 9 + 7 16 से। 16 आगे 21 से। 21 पीछे 28 से, लेकिन है 26, तो 28 माने 6। है तो 22 ना, तो 28 माने 6। 6 आगे 11 से। 11 पीछे 18 से। 18 आगे 23 से। है तो 22, तो 23 माने 1। ठीक है, अब ये सारे कनेक्शन हो गए। अब आगे कनेक्शन करना पड़ेगा कम्यूटेटर में। ठीक है, इसके बाद के कनेक्शन अपने होंगे कम्यूटेटर में। अब कम्यूटेटर में कनेक्शन के लिए पहले क्या है ना, जहां जहां इनके इंटरसेक्शन है वहां पे ना यहां क्रॉसिंग ले लो। इजी तरीका यही होता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइनें, वहीं वहीं पे बना लो। जैसे नंबरिंग दे देता हूं मैं। नंबरिंग अगर मैं देता हूं 1, या चलो 1 इधर से लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2। 11 ही तो बनाओगे।
अब देखो 1 वाला तो 1 में जाएगा, ठीक है, 1 वाला तो 1 में चला गया ना। अब 2 वाला किस में जाएगा, 2 वाला जाएगा, सॉरी 3 वाला, ये 2 में, ये 3 में, ये 4, ये 5, ये 6, 8, 9, 10, 11, फिर ये 1 में, फिर ये 2, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये बन जाती है वेव वाइंडिंग। अगर ब्रशेस की बात है, फिर से क्या करोगे, स्लॉट्स को पोल्स में डिवाइड करोगे। अब देखो 11 स्लॉट हैं, 4 पोल हैं, तो डिवीजन बराबर तो हो नहीं सकता, तो कैसे डिवाइड कर लोगे, किस तरह से करोगे, 3 3 3 और 2, 3 पोल्स के अंदर 3 3 स्लॉट मान लो और एक पोल के अंदर 2 स्लॉट। नहीं तो अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो ब्रशेस, तो भी क्या कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि वेव वाइंडिंग में 2 ही ब्रश लगते हैं, तो एक नॉर्थ पोल में आएगा तो एक साउथ पोल में। और कितना डिफरेंस होगा नॉर्थ और साउथ में, S/P के बराबर, यानी 3। यानी एक ब्रश अगर 1 पे दिखा रहे हो तो अगला इससे 3 आगे दिखाओगे, यानी कि 4 पे। ऐसे डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लैप वाइंडिंग होती तो S/P के गैप पे 4 ब्रशेस दिखा देते, क्योंकि पोल्स 4 थे। यहां 2 ही दिखा दो S/P के गैप पे, तो क्योंकि तुम जानते हो कि वेव वाइंडिंग में 2 ही ब्रशेस की रिक्वायरमेंट है। और नहीं तो एरोज बना के भी पूरा डिराइव कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें पोल्स में स्लॉट्स कैसे डिवाइड करने पड़ेंगे, 3 3 स्लॉट 3 पोल में और चौथे पोल के नीचे 2 स्लॉट, ऐसा करना पड़ेगा। तो अब देखो यहां से हमें यह समझ आता है कि फ्रंट पिच और बैक पिच का सिग्निफिकेंस क्या है। जो हम आर्मेचर वाइंडिंग अभी तक कॉइल स्पैन और कम्यूटेटर पिच से बनाते आए थे, वही आर्मेचर वाइंडिंग फ्रंट पिच और बैक पिच से भी बन सकती है। तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूं, ठीक है। तो समराइज अगर किया जाए तो बेसिकली याद क्या क्या चीजें रखनी है। YB का डायरेक्ट फॉर्मूला लैप वाइंडिंग के अंदर क्या निकला था, 2/P, ठीक है, सॉरी 2C/P प्लस माइनस K। और वेव के अंदर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। वाइंडिंग पिच ये हमेशा 2 टाइम्स कम्यूटेटर पिच होती है, और इधर था YB माइनस YF, और इधर था YB प्लस YF। कम्यूटेटर पिच प्लस माइनस 1, 2/P C प्लस माइनस 1, ठीक है, यही हुआ। और दूसरी बात, वाइंडिंग डिजाइन करते हुए बैक पिच के हिसाब से कनेक्शन पीछे होते हैं, फ्रंट पिच के हिसाब से कनेक्शन आगे होते हैं। लेकिन लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच पीछे की तरफ या सबट्रैक्ट करके लेना पड़ता है, वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच ऐड करना होता है। जैसे एक कॉइल है 1 और जैसे ये खत्म हुई 6, अब 6 को आगे किससे जोड़ते, देखो 1 वाली, सॉरी 8 में खत्म हुई ना, 8 को आगे किससे जोड़ते, लैप वाइंडिंग में जाते तो 5 पीछे जाते, यानी 3 से जोड़ते। वेव वाइंडिंग में 5 आगे गए तो जोड़ा किससे, 13 से। तो वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच ऐड करके ली जाती है और लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच सबट्रैक्ट करके लेते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना। while making connection based on lap winding, sorry, based on front pitch, while making connection based on front pitch in lap winding, front pitch is subtracted, while in wave winding it is added, और ये ध्यान रखना हमेशा कि ये सर्कुलर है। ऐसा मत सोचना 24 आ गया तो उसका क्या मतलब है। अगर टोटल 22 है तो 24 का मतलब है 22 प्लस 2, तो उसको 2 मान सकते हो। और माइनस 2 आ गया तो क्या करोगे, तो तुम करोगे 22 माइनस 2, उसको क्या मान सकते हो, 20। ये पीरियोडिक है। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 1 से 22 के बाहर जाए तो या तो उसमें से 22 सबट्रैक्ट कर लो या 22 ऐड कर दो, बिकॉज इट इज सर्कुलर एंड हेंस यू कैन से इट इज पीरियोडिक। तो दैट वे कंडक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। दोनों मेथड्स में बस फर्क क्या है, एक में 1 1 डैश 2 2 डैश इस तरह की नंबरिंग चलती है और एक में लगातार नंबरिंग चलती है। तो जो भी मेथड तुम्हें सूटेबल लगता है वाइंडिंग ड्रॉ करने का, एग्जाम के अंदर उस मेथड से ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो हमने लैप और वेव के लिए अलग से देखा था उसका यूज करो,
या फिर इस मेथड का, कोई भी एक मेथड यूज कर लेना जो तुम्हें ज्यादा आसान लगे, बट दोनों याद करके मत जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक मेथड तैयार कर लो। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।